नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित एक नई डिस्कवरी के बारे में। हाल ही में राजस्थान के बिंजौर नाम की हड़प्पन साइट पर यह डिस्कवरी हुई कि वहां पर जो खाद्य पदार्थ मिला था वो एक प्रकार का मल्टीग्रेन लड्डू है। थोड़ा हंसिएगा मत, ये बहुत सीरियस मैटर है। खाने पीने का मैटर हमेशा सीरियस होता है। तो देखिए, ये जो लड्डू की डिस्कवरी है ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो खान पान की आदतें थी या फिर जो रिचुअल्स थे उसके बारे में बताती है। तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, कहां पर ये साइट लोकेटेड है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन और क्या डिस्कवरीज यहां पर हुई है, क्योंकि अब ये इस साल के 2021 के प्रीलिम्स के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 28 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप 28 अप्रैल तक एक साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको 31 जुलाई 2022 तक उसकी वैलिडिटी मिलेगी। सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल आप इस प्रकार से कर पाएंगे कि प्रीलिम्स 2022 के पहले आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इस बढ़ी हुई वैलिडिटी के उपरांत आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा इन सभी कोर्सेज पर अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं। मेरा भी प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पर। और याद रखिए, प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। और आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है, कोड यूज करके आपको सीधा 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अगेन, यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। ऑप्शनल की तैयारी भी आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का कोर्स अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो आपको यहां पर प्राइस का काफी बेनिफिट मिलेगा और नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए अनअकैडमी पर क्लासेस और बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे। उनसे आप पढ़िए और अपने एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर उन्हें देखना चाहते हैं तो महिपाल सर पर आईडी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ इज माई हैंडल, यू कैन फॉलो मी देयर। पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर pathfinder_UPSC पर मिल जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हमें मिलती हैं भारत में, वहां पर गुजरात वाली साइट्स पर काफी फोकस था 60s और 70s के दौरान। लेकिन अगर हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो उत्तर भारत में, स्पेशली हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान की जो साइट्स हैं, यहां पर अभी एएसआई के रिसोर्सेज ज्यादा डिवोटेड हैं। यहां से नई नई खोज होती रहती है क्योंकि अभी यहां पर एक्सकेवेशन का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। गुजरात में भी है लेकिन बड़े स्तर पर अभी नहीं है। तो आप देखेंगे कि हरियाणा की राखीगढ़ी साइट या फिर जो घग्गर हकरा नदी के बेल्ट के आसपास वाली साइट्स हैं, वहां से अभी कई प्रकार की न्यूज आती है। तो घग्गर नदी जो एक ड्राई रिवर है, केवल अब मानसून में उसमें पानी आता है, तो उसके किनारे कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि कालीबंगन एटसेट्रा। वहीं पर ये एक और साइट है राजस्थान में जिसका नाम है बिंजौर। तो राजस्थान में इसकी लोकेशन है श्रीगंगानगर जिले में, जो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, पंजाब के बॉर्डर के निकट है। और ये जो लोकेशन है बिंजौर की, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से 6 या 7 किलोमीटर जितनी दूरी पर है। इट्स राइट नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये भी घग्गर नदी का ही बेल्ट है, वहां पर ये साइट लोकेटेड है। इसको कंफ्यूज मत करना, ये उत्तर प्रदेश वाला बिजनौर नहीं है, ये वो बिजनौर अलग है, ये बिंजौर है। बहुत ही छोटा सा गांव है। तो बिंजौर जो साइट है ये श्रीगंगानगर जिले में है। और राजस्थान वालों इसकी तहसील भी याद रख लो, क्योंकि हमारे यहां पर जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उनमें तहसील भी पूछी जा सकती है। तो अनूपगढ़ तहसील है, श्रीगंगानगर जिला अनूपगढ़ तहसील में बिंजौर साइट का नाम है। बिंजौर में 2014 से 17 के बीच में एक्सकेवेशन हुआ था और 2017 में देखो एक्सकेवेशन हो गया, लेकिन एनालिसिस करने में चीजों को टाइम लगता है। तो अब उसके एनालिसिस की रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही हैं, पब्लिकेशंस हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको एक बात अगर याद रखनी है बिंजौर साइट के बारे में, तो बस इतनी सी याद रख लेना कि एक तो यहां पर फर्नेसेस यानी इस प्रकार की भट्टियां बहुत सारी मिली हैं, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग साइट है। और दूसरी बात ये लड्डू वाली याद रख लेना अभी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो यूजुअल इंडस वैली साइट पे मिलता है, शेल बैंगल्स, बीड्स, ये सब तो मोस्टली कॉमन होता है, ये भी यहां पर मिला है। बिंजौर की साइट में जब खुदाई हो रही थी तो यहां पर इन्हें एक खाद्य पदार्थ जैसी वस्तु दिखी जो सस्पिशियसली एक लड्डू के जैसे दिख रही थी, और ये एक्चुअली में लड्डू निकला। तो ये लोग काफी सरप्राइज थे कि खाद्य पदार्थ इतने सालों तक कैसे प्रिजर्व हो गया, कैसे सर्वाइव कर गया। तो वो कुछ ऐसी किस्मत थी कि वो एक उसके ऊपर ऑब्जेक्ट गिर गया जिसके कारण बाहर के बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पाए। तो काफी अच्छी कंडीशन में वो लड्डू हमें मिल गए। अब एएसआई के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसका ऑर्गेनिक मैटर को जांच कर सके। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज की मदद मांगी। ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी कौन है, क्या आप लोग जानते हैं? मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। तो बीरबल साहनी के बारे में अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हु वाज बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज ने ये पूरा जांच करी इस खाद्य पदार्थ की, और इन दोनों ने अभी अपनी ये रिपोर्ट पब्लिश करी है जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस रिपोर्ट्स बाय एल्सवियर में। तो सबसे पहला फैक्ट ये जानो कि ये लड्डू कितने पुराने हैं। 4600 साल पुराने। इनका जो टाइम पीरियड है वो 2600 BCE बताया गया है, यानी 4500 साल लगभग पुराने ये लड्डू हमें मिले हैं। और ये बहुत ही किस्मत की बात है कि ये लड्डू बच गए, वरना आमतौर पर खाद्य पदार्थ अगर आप बाहर रख दो तो
कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर तो वो डिकम्पोज हो ही जाएगा, लेकिन इनके ऊपर एक वस्तु गिर गई जिसने इनको कवर कर दिया और ये पूरी तरह से बच गए और इनमें काफी ऑर्गेनिक मैटर हमें अभी भी मिला है। तो ऑर्गेनिक मैटर और ग्रीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इसके बचे रह गए। तो जब ये लड्डू पानी के कांटेक्ट में आए तो इनका एक तो कलर पर्पल हो गया और एएसआई को तब डाउट हुआ कि ये शायद कोई खाद्य पदार्थ ही है, तो उन्होंने इसको बीएसआईपी को दे दिया साइंटिफिक एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस की रिपोर्ट आती उससे पहले ही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचने में लग गए कि भाई ये खाने का सामान किस लिए था, इसका मकसद क्या है, तो लड्डू रखे हुए क्यों है, खा क्यों नहीं लिए किसी ने। तो एक जो सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि या तो ये किसी ऑकल्ट एक्टिविटी के लिए हो सकता है। ऑकल्ट एक्टिविटी का सिंपल हिंदी भाषा में आपको बताऊं तो टोना टोटका करवाने के काम में आ सकता था। हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए लड्डू का इस्तेमाल किया जाता हो। उसके आसपास कुछ फिगरीन्स मिले थे तो हो सकता है कि ये एक प्रकार का चढ़ावा हो। एक एडजे भी मिला था, एडजे कुछ नहीं एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है छोटी, तो थोड़ा सा इस प्रकार का अनुमान था कि ये कुछ अलग तरह की गतिविधियों में काम में लिया जा सकता था, ऐसा लड्डू था। ये श्योर था कि ये मैन मेड लड्डू है, यानी कि मैन मेड खाने का सामान है, इतना श्योर हो चुका था। लेकिन अब इसका कॉम्पोजिशन का जो रिजल्ट है वो अब आया है। पहले ये भी प्रिज्यूम किया गया था जब हमें ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्पोजिशन नहीं पता था कि ये शायद नॉन वेजिटेरियन खाना हो सकता है, क्योंकि उसी समय प्रैक्टिकली उसी समय दूसरी साइट पर हमें एनिमल लिपिड्स मिले थे बर्तनों में, जिससे ये पता चलता है कि कैटल और बफेलो मीट खाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट के लोगों के द्वारा। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह लड्डू मिले इसका मतलब सारे हड़प्पन लोग लड्डू ही खाते थे, जी नहीं, लड्डू भी उनकी डाइट का पार्ट था, मीट भी उनकी डाइट का पार्ट था, क्योंकि ये दूसरे साइट पर हमें मिला है एनिमल लिपिड बर्तनों के अंदर चिपका हुआ। लेकिन इन बिंजौर वाले लड्डुओं का जब एनालिसिस किया तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट को यह पता चला कि यहां पर इसमें बार्ले यानी कि जौ, गेहूं और काबुली चना का इस्तेमाल किया गया था, इनसे ये लड्डू बने थे और उसके अलावा कुछ और तिलहन भी मिले थे। तो आप कह सकते हो कि ये जो सर्दियों में हम लड्डू खाते हैं कुछ उसी प्रकार के ये लड्डू थे। जो सर्दी वाले लड्डू होते हैं ना, वो मोतीचूर के लड्डू नहीं थे ये, ठीक है, मीठे वाले नहीं। उस समय प्रोसेस्ड शुगर नहीं बनती थी, वो टेक्निक उनके पास नहीं थी। प्रोसेस्ड शुगर इज अ वेरी रीसेंट इन्वेंशन, पुराना इन्वेंशन नहीं है प्रोसेस्ड शक्कर। इन लड्डुओं में दाल भी थी, ये भी प्रूव होता है क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये भी काफी मात्रा में थे। तो स्टार्च, प्रोटीन ये सब भी मिला है और पल्सेस के भी ट्रेसेस यहां पर मिले हैं बिकॉज ऑफ द हाई मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो इन लड्डुओं में अनाज और दालें दोनों थी और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दाल है मूंग दाल। तो मूंग दाल को तो आज भी हम लोग खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हो ना आप लोग, ये क्या होता है, ये मूंग ही तो होता है एक प्रकार का। और मूंग का नाम याद रख लेना, विग्ना रेडिएटा, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है मूंग बीन्स का। इन खाद्य पदार्थों के ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री एनालिसिस में एक तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस था और दूसरा उसकी सहायता नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई लखनऊ ने भी करी थी। तो इससे एक दो चीजें हमें कंफर्म हो जाती हैं जो खैर पहले भी पता ही थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो खेती करते थे, किसानी करते थे। पहले उनको माना जाता था कि वो व्यापार पर ही पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन प्योरली व्यापार पर निर्भर कोई नहीं हो सकता। सिटीज व्यापार पर निर्भर थे, जो आसपास का रूरल एरिया है वहां पर खेती तो होती ही थी। और क्योंकि ये किसान थे तो जो उगाते थे उसी से खाना पीना अपना बनाएंगे, तो ये वेजिटेरियन आइटम्स प्रूव करते हैं इस बात को कि इन सब चीजों की वहां पर खेती उस समय हुआ करती थी। इस बिंजौर नाम की साइट पर एक्सकेवेशन के दौरान एक तो ये 7 लड्डू मिले हैं, एक जैसे बिग साइज ब्राउन लड्डू, उसके अलावा 2 बैल के फिगरीन्स मिले हैं, 2 छोटे छोटे बैल के फिगर हैं, एक कॉपर एडजी है। एडजी का मतलब होता है कुल्हाड़ी होता है, छोटी कुल्हाड़ी होती है, बड़ी कुल्हाड़ी नहीं, एक्स जैसी होती है ये लकड़ी वगैरह काटने के इस्तेमाल में। लेकिन ये और लड्डू पास पास में मिले थे तो इनको ये लगा कि शायद ये कहीं ऑकल्ट एक्टिविटीज में काम ना लिए जाते हों। आखिरकार इन लड्डुओं का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो देखो अब जब एनालिसिस आ गया है तो आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इन लड्डुओं से 2-3 बात पता चलती है। पहली बात कि जब 7 लड्डू एक साथ मिले तो इसका मतलब है कि या तो ये कोई ऑफरिंग थी, ऑफरिंग किसको थी, किस बात के लिए थी ये हमें नहीं पता, क्या रिचुअल था, किस प्रकार के काम के लिए इनका ऑफरिंग किया जा रहा था ये इनको तो नहीं पता। शायद आशुतोष गोवारीकर को पता होगा क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाई थी तो उन्होंने रिसर्च किया होगा। एनीवेज, तो ये जो लड्डू हैं ये बताते हैं कि एक तो खाने पीने की वस्तुओं पर थोड़ा सा उनका ध्यान था, उसको रिवेयर किया जाता था, यानी कि उसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता था कि वो उनके रिचुअल्स में शामिल है, यानी कि वो अपने खाने को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। एक बात तो तय है कि लड्डुओं का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में तो होता ही था इंस्टेंट न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि केवल ऑफरिंग कर रहे हैं, खाते पीते तो थे ही लेकिन ऑफरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसको एडजी के साथ रखा जा रहा है और शायद ये भी इतना इंपॉर्टेंट था कि उससे लकड़ी वगैरह काटते होंगे, जंगल साफ करने में मदद मिलती है, तो उसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट माना गया। और बुल फिगरीन तो कई जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इंपॉर्टेंट मिला है। बेसिकली उस समय के लोग इन सभी वस्तुओं को उनकी यूटिलिटी के लिए उसको अच्छा मानते थे और इसीलिए शायद उसको ऑफरिंग्स में या जो भी गतिविधियां वो करते थे उसमें रखा गया है। सबसे डिटेल्ड और बेहतरीन बात जो हमें पता चलती है वो ये कि जो इसमें खाद्य पदार्थ मिले हैं उन सबकी खेती जरूर होती थी, ये हमें मालूम कंफर्म रूप से चल जाता है।
अब आप लोग जब सिलेक्ट हो जाओ तो आप ये वाली किताब जरूर पढ़ना, हाउ डीप आर द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बाय बीबी लाल। श्री बीबी लाल जो हैं ये कौन है? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर एक्सकेवेशन का काम किया है। ये अयोध्या वाली जो एक्सकेवेशन हुई थी उससे भी जुड़े हुए रहे हैं, काफी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो बीबी लाल ने इस किताब में ये बताया कि किस प्रकार से आज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफी हद तक उस समय की प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये पॉज करके पढ़ो कि कैसे जो खेती में टेक्निक्स यूज करी जाती हैं वो आज भी एग्जैक्टली सेम है कई एरियाज में। हालांकि लोगों को पता नहीं है कि वो क्यों सेम है, लेकिन आज भी वो सेम है। इसका मतलब है कि वो जो ट्रेडिशंस हैं वो कैरी ऑन हो रहे हैं। हालांकि लोगों के अंदर कोई मेमोरीज नहीं है, आज कोई गीत नहीं है, कोई लोक गीत नहीं गाता इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, कोई कहानियां नहीं है उनके हमारे पास, या उनके द्वारा लिखी गई कोई किताबें हम नहीं पढ़ते, या हमारे माइथोलॉजी में उसका कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन जो उनकी प्रैक्टिसेस थी वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं और ये हमें मालूम भी नहीं है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। तो इसको पॉज करके पढ़ लेना, मैं पूरा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इतना है तो अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लो। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। टोटल 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स हैं जो आप जीत सकते हैं। तो इसमें जरूर हिस्सा लें। 11 बजे रविवार को ये ऑर्गेनाइज होता है। हिंदी में भी उपलब्ध होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अगेन फ्री इनिशिएटिव, ओनली यूज द कोड महिपाल टू अनलॉक दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।